हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। आज की जो क्लास है इसका पर्पस ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस लेट स्टार्ट की हैं, कौन से स्टूडेंट जो क्लास 10 पास करके 11th में आए हैं और जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन आईआईटी जेईई या नीट के लिए लेट स्टार्ट की है और मैक्सिमम जगह पर कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। आज की जो क्लासेस है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लेट स्टार्ट की है और जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है। तो आज में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है वेक्टर और उसके बाद है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमको होना चाहिए। टेंशन हुआ, नॉर्मल रिएक्शन हुआ, फ्रिक्शन हुआ, अगर इनकी इन्फॉर्मेशन हमको है तो कम से कम आप जिस भी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, चाहे एनएलएम हो, फ्रिक्शन हो या वर्क पावर एनर्जी हो, तो वहाँ से आपको जो सब्जेक्ट है उसका कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और केवल हम काम की बात करेंगे। कौन से काम की बात? जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है। हम बहुत ज़्यादा उसकी थ्योरी की डिटेल में, फंडामेंटल चीज़ों में और कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। अभी हमारा पर्पस उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना है जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर की। तो एक वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लगता है कुछ हैवी सब वर्ड तुमको लग रहा होगा। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब है कि एक लाइन ली हमने और उसमें एक एरो लगा दिया। जो एरो होता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं हेड और टर्मिनल पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कहलाता है वेक्टर का टेल और इनिशियल पॉइंट कहलाता है। इसकी जो लेंथ होती है, इस लाइन की जो लेंथ है, इस वेक्टर की जो लेंथ है, वो लेंथ ये बताती है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, लेंथ न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाएगी या मॉडुलस को दिखाती है। ठीक है, और जो एरो है वो दिखाता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम जो सिंबल यूज करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो इस तरह के होंगे, जैसे ए बार या बी बार। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ये लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ए बार। ठीक है, या इसको कहेंगे हम बी बार। तो इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, जैसे ये टेल और इनिशियल पॉइंट थी ना, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट अगर एक ही जगह पर है, जैसे आप ये दो वेक्टर्स देख रहे हैं, इन दोनों वेक्टर का टेल एक ही जगह पर है, तो हम कहते हैं टू वेक्टर्स टेल ऑन टेल। दो वेक्टर, ये ऐसे दो वेक्टर हैं जिनकी जो टेल है वो एक ही पोजीशन पर है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको? इसकी ज़रूरत पड़ती है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम डिफाइन करते हैं वो वाला, व्हेन दीज टू वेक्टर्स आर प्लेस्ड टेल ऑन टेल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं यहाँ बना देता हूँ। यह इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तीनों साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो आपका आंसर होगा 60 डिग्री, और ये सही आंसर है। ठीक है, ये 60 है, ये भी 60 डिग्री है। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल तीन वेक्टर्स को मिला के बनाया जाए, तो मैं मान लेता हूं कि एक वेक्टर है ये वाला, इसको मैंने नाम दिया वेक्टर ए, एक ये वाला वेक्टर है, ये है वेक्टर बी, और एक वेक्टर ये वाला है, ये है वेक्टर सी। तो अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस वेक्टर और इसके बीच में कितना एंगल है, तो वो एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। स्ट्रेट लाइंस के बीच में या साइड्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि हमें जब साइड्स के बीच में एंगल निकालना था तो डायरेक्शन से हमारा कोई कंसर्न नहीं था। लेकिन वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे तो हमको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये जो वेक्टर है ए, इसको मैं थोड़ा सा आगे खिसका देता हूँ, और ये जो वेक्टर बी है इसको मैंने यहाँ बना दिया, ये है वेक्टर बी। हालांकि ये देखने में थोड़ा परपेंडिकुलर जैसे लग रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कलर चेंज करके बनाता हूँ। यहीं पर इस वेक्टर को मैंने थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया है, वेक्टर ए, और ये एंगल 60 डिग्री था, तो ये एंगल कितना बचा है? 120 डिग्री। सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 120 डिग्री। अगर हमसे वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाएगा तो 120 डिग्री है। अगर साइड्स के बीच में एंगल पूछा जाएगा तो दैट इज 60 डिग्री। सिमिलरली अगर वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालना हो तो दोनों को टेल ऑन टेल लेके आना है मुझे, दोनों का टेल एक जगह। तो इस वाले वेक्टर का टेल
अगर मैं इससे मिलाऊं तो इसको मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेता हूं, तो मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, ये हो गया वेक्टर सी, दोनों का टेल यहां पर आ गया, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, सो दिस एंगल इज 120 डिग्री। सिमिलरली एंगल अगर हमको निकालना हो वेक्टर बी और सी के बीच में, तो बी और सी वेक्टर भी टेल ऑन टेल होना चाहिए, बी और सी भी टेल ऑन टेल होना चाहिए। तो ये वेक्टर सी है, यहाँ पर मैंने बी को आगे खिसका दिया, ये वेक्टर बी, यहाँ से इसको थोड़ा आगे खिसकाया, तो दोनों का टेल एक जगह आ गया है। नाउ दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो इस तरह से हमें टेल ऑन टेल की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम तब मेजर करते हैं जब दोनों वेक्टर्स की टेल एक ही जगह पर हो। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि हेड टू हेड भी कर सकते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा पर्पस क्लास का क्या है, क्विक स्टार्ट करना, जिससे कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, बहुत डेप्थ में हम नहीं घुसेंगे इसके। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो किसी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है? तो मॉडुलस को आप ये समझ सकते हो कि वेक्टर जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी की पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मॉडुलस कहते हैं। जैसे कि ये मैंने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए, ठीक है, तो वेक्टर ए की जो पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और जनरली इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में हमने इस वेक्टर ए को बंद कर दिया, तो ये कहलाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का मॉडुलस कहलाता है। इसको फिर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए कोई वेक्टर बी है तो मॉडुलस ऑफ बी का मतलब सिंपल बी, यानी कि ये केवल पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू है, पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये केवल पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो याद रखें हम कि मॉडुलस कभी भी किसी वेक्टर का नेगेटिव नहीं हो सकता। वेक्टर क्या, किसी भी चीज़ का मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखना है। ठीक है, और मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि किसी भी चीज़ का मॉडुलस आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको दो पैरेलल लाइन के बीच में लिख देते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये मॉडुलस ऑफ ए, ये सिंपल ए होगा, और इसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक, मैं इसलिए बता रहा हूं जल्दी जल्दी कि जब आप क्लास में होंगे तो आपको जब ये शब्द सुनाई पड़े, ये वर्ड सुनाई पड़े कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर सर ने यूज़ किया या मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, आपको लगे कि हाँ हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर। एक और डेफिनेशन, एक और चीज़ जिसका कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वो है यूनिट वेक्टर। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मॉडुलस 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, इसको सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल होता है कैप, इसमें हम बार ना लगा के कैप लगा देते हैं, तो जहाँ कैप लग गई मतलब वो यूनिट वेक्टर है। और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? 1। कोई वेक्टर है बी कैप, इसका मॉडुलस कितना? 1। ठीक है, कोई भी अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर है उसका मॉडुलस +1 के बराबर होगा। राइट, एक चीज और ये है कि किसी भी वेक्टर को, ये वेक्टर है ए, किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, तो वेक्टर ए को अगर मैंने उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा ए कैप। किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो हमें उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक, इसको याद रखेंगे हम। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, और यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो +1 के बराबर होता है। चलो इससे अब हम आगे बढ़ते हैं। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जस्ट इसको कॉन्सेप्ट एक्चुअली डिफाइन किया गया है। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है कि जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पर है। ठीक है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पर होता है, और वेक्टर की डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। टेल से हेड की तरफ वेक्टर की डायरेक्शन होती है, इसका टेल और हेड एक ही जगह पर है। ठीक है, तो फिर डिफाइन क्यों करते हैं इसको? भाई डिफाइन हम इसलिए करते हैं कि जैसे एक वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी है तो ये आया 0, तो कोई इक्वेशन बैलेंस तब होती है जब उसके लेफ्ट साइड में अगर वेक्टर है तो राइट में भी वेक्टर हो। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि राइट साइड में स्केलर 0 हो जाए और लेफ्ट साइड में वेक्टर हो जाए इक्वेशन के, इसलिए हमने डिफाइन किया कि ये भी भाई एक नल वेक्टर है या जीरो वेक्टर है। बाकी इसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि दो वेक्टर कैंसिल होके
जिनका कि डायरेक्शन कैसा हो, अपोजिट हो, मॉडुलस सेम हो। अगर दोनों कैंसिल होते हैं तो उनके कैंसिल होने के बाद जो जीरो बचेगा वो वेक्टर जीरो होना चाहिए, जिससे कि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे, यानी लेफ्ट साइड में भी वेक्टर है और राइट साइड में भी वेक्टर है। ठीक, आगे पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। एक और वेक्टर बना दूं मैं जैसे सी, और यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बना दिया डी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। पैरेलल वेक्टर्स का मॉडुलस सेम होना जरूरी नहीं है, केवल डायरेक्शन सेम होना चाहिए तो पैरेलल वेक्टर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मीनिंग है कि दो वेक्टर्स की डायरेक्शन और मॉडुलस अगर दोनों ही सेम है तो हमको कहते हैं कि वो इक्वल वेक्टर्स हैं। जैसे एक वेक्टर मैंने यहाँ पर बना दिया ए और दूसरा वेक्टर यहाँ बना देता हूँ बी। अब इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मॉडुलस भी सेम है। मॉडुलस सेम है यानी कि लेंथ भी सेम नजर आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये कैसे वेक्टर है, इक्वल वेक्टर्स हैं। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें उस वेक्टर का नेगेटिव मिल जाता है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है दोनों की डायरेक्शन कैसे होंगी, अपोजिट होंगी। जैसे कि ये है कोई वेक्टर ए, तो इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर हो जाएगा -a। -a और a में फर्क ये होगा कि लेंथ तो दोनों की बराबर बनेगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो -a की डायरेक्शन है अपोजिट a के रिलेटिव या a के कंपैरिजन में। हालांकि दोनों का मॉडुलस कैसा रहेगा, सेम। मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ -a दोनों ही कितने होंगे, सेम होंगे। गलती से मैंने 1 लिख दिया है। ये दोनों ही किसकी इक्वल आएंगे, इक्वल टू a आएंगे। ठीक, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन हमको याद रखना है, जिससे कि हमको क्लास में जब आप पढ़ें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन से टर्म्स हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। तो ये कुछ मिसप्रिंट हो गया, इसको यहाँ छोड़ो। मल्टीप्लिकेशन बाय रियल नंबर, इतना ही पढ़ो। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो उसका केवल मॉडुलस चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जैसे कि एक वेक्टर है a, तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3a। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर अगर a था तो 3a वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। अगर मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो ये वेक्टर है b, और अगर मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -2b बार, यानी इसकी लेंथ तो हो जाएगी डबल और डायरेक्शन भी पलट जाएगी। तो किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर में ये चेंज आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है जो कि आपको दिक्कत दे रही होगी, किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे करते हैं। तो कंपोनेंट करने का जो पूरा तरीका है, प्रोसेस है, ज्योमेट्रिकल मेथड है, डेरिवेशन है, उसका मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं आपको बस काम की चीज बताऊंगा कि मान लो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और हमारे पास ये है वेक्टर आर। ध्यान से समझना, इसी आप ये मान के चलो कि आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ये अगर वेक्टर आर है और मुझे इसका एक कंपोनेंट चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग, एक चाहिए वाई के अलोंग, तो थोड़ा सा टाइम लेके मैं कंपोनेंट का मतलब समझा देता हूँ आपको। कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि मान लो कि एक कार है, खराब हो गई है और कार को धक्का देना पड़ेगा। तो कार को अगर पुश करना है चलाने के लिए तो नॉर्मली कोई भी आदमी फोर्स कैसा लगाएगा, उस पर ऐसे फोर्स लगाएगा। यानी कि जो फोर्स लगा हुआ है, इस पूरे फोर्स की जो डायरेक्शन है कार को पुश करने में काम आएगी। ठीक है, जिसने फोर्स लगाया है कार को पुश करने के काम आएगी। लेकिन एक आदमी फोर्स लगाता है कार को पुश करने के लिए किसी और डायरेक्शन में, उसने फोर्स कहाँ लगाया है, मान लो उसने फोर्स लगाया हुआ है ऐसे, वो कार को धक्का देने के लिए इस तरह से फोर्स लगा रहा है, तो उसका फोर्स का जो पूरा का पूरा इफेक्ट है वो कार को पुश करने के काम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि उसका जो फोर्स है उसका ये वाला हिस्सा कितना है जो कि कार को धक्का देने के काम आएगा, और ये वाला पार्ट जो है फोर्स का ये कितना है। ये कार को धक्का नहीं देगा, ये कार को तो ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है, भले कार उठे चाहे ना उठे उससे। ठीक है, इसी तरह से किसी और आदमी ने फोर्स लगाया कार को धक्का देने के लिए, उसने फोर्स लगाया मान लो F' यहाँ से, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स भी कार को पूरी तरह से मूव कराने के काम नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है। तो
तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस फोर्स का ये वाला इफेक्ट कितना है और ये वाला इफेक्ट कितना है। जो ये वाला इफेक्ट होगा ये कार को पुश करने के काम आएगा और ये कार को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ये वाला कंपोनेंट जो होगा फोर्स का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कार को मूव कराने की कोशिश करेगा। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए थोड़ा मैं चेंज कर दूं इसको। तो इस कंपोनेंट को मैंने लिख लिया है एक्स डायरेक्शन में तो एफ एक्स, ये वाई डायरेक्शन में तो एफ वाई, और ये था फोर्स, ठीक है, एफ डैश था मान लो। तो एफ डैश फोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन कार को मूव कराने में है, वो कंट्रीब्यूशन हमको मिलेगा एफ एक्स से, और जो कंट्रीब्यूशन इसको नीचे की तरफ दबा रहा है, ग्राउंड पर पुश कर रहा है, वो कंपोनेंट है एफ वाई। तो कई बार हम ये देखना चाहते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उस वेक्टर का कितना हिस्सा किस डायरेक्शन में अपना इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो अब आप इसकी जरूरत समझ गए होंगे। ये जो है एफ एक्स, एफ वाई, या ये वाला ये फोर्स एफ था, इसका मैंने एक हिस्सा ये बनाया, एक ये बनाया, इनको हम कहते हैं कंपोनेंट। इसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के हिस्से, उसके टुकड़े, कौन सा टुकड़ा किस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट डाल रहा है, ये देखने के लिए हमें वेक्टर के कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं। इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। तो मान लो कि ये वेक्टर है आर और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ है थीटा। तो आपको याद ये रखना है, मैं पूरी प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, आपको ये याद रखना है कि इस वेक्टर आर का एंगल जिस एक्सिस के साथ होगा उसके अलोंग इसका जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट मिलेगा इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके। यानी इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इसका, ये होगा आर कॉस थीटा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो आएगा आर साइन थीटा। तो डिसीजन कैसे होगा कि कौन सा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, कौन सा कॉस थीटा से। तो आपको ध्यान बस इतना रखना है कि वेक्टर ने थीटा एंगल जिस लाइन के साथ बनाया है उसके साथ कंपोनेंट मिलेगा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके। एक कंपोनेंट वेक्टर के एक साइड होगा, दूसरा दूसरे साइड होगा, और जो वेक्टर है, कंप्लीट वेक्टर है, वो बीच में रहेगा। कंपोनेंट उसका एक इस तरफ, दूसरा इस तरफ। इनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मान लो कि ये वाला जो एंगल है यहाँ, ये एंगल अल्फा है, तो सेम वेक्टर ने अल्फा एंगल किससे बनाया है, वाई एक्सिस से। अब ये एंगल किससे बनाया है इसने, वाई एक्सिस से। तो इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग किससे मिलेगा, कॉस से। तो ये आर कॉस अल्फा हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा आर साइन अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के करना है, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लूँ। मान लो कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, इस पर हमने एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक का मास m है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा इस पर, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये मैंने बना दिया ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अब मुझे ये देखना है कि mg फोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन इस लाइन के अलोंग है और कितना इस लाइन के परपेंडिकुलर है, कितना इफेक्ट डाल रहा है वो इस तरफ। तो ये अगर थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर थी। टोटल एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा। अब mg फोर्स ने थीटा एंगल इस PQ लाइन के साथ बनाया है, तो लाइन PQ के साथ इसका जो कंपोनेंट आएगा वो हमको मिलेगा कॉस से, यानी ये होगा mg कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से परपेंडिकुलर होगा कि mg बीच में रहे, एक कंपोनेंट इधर है, दूसरा इधर आ जाएगा, तो ये होगा mg साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट हो गए mg के, ठीक है। इसी तरह से हमको जहां मर्जी हो वहां कंपोनेंट कर सकते हैं mg के, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस लाइन के साथ एंगल बना हुआ है उसके अलोंग कंपोनेंट मिलेगा हमको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा साइन थीटा। ध्यान रखना, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट में नहीं घुस रहा हूँ, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनको पढ़ के आप अपनी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। बाकी धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अपने आप सीख जाएंगे आप। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर लिखने का एक और तरीका ये भी होता है कि मान लो कि एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो इन दोनों वेक्टर का जो मॉडुलस है, ये मॉडुलस ले रहे हैं तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी।
उसको निकालने का एक तरीका ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे एक वेक्टर मान लिया मैंने, यहाँ पर है वेक्टर ए और इसका मॉडुलस मान लेते हैं हम 3 है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इसका मॉडुलस कितना है हम मान लेते हैं 4 के बराबर है। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम ऐसे लिखेंगे अंडर रूट पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, जिसमें थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है जिन दो वेक्टर्स का हम सम करने वाले हैं, रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। तो ये एंगल कितना है यहाँ 90 डिग्री है। तो यहाँ मैं लिखूंगा cos 90। cos 90 कितना होता है 0, तो ये बचेगा 9 प्लस 16, ये अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5। तो इसका रिजल्टेंट आएगा 5, पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से आपको मॉडुलस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का भी यूज करना है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है, जिसकी जरूरत पड़ेगी, हर जगह पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो है यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, वो वेक्टर जिनका मॉडुलस पॉजिटिव 1 के बराबर है, +1 है। ठीक है, लेकिन 3 ऐसे यूनिट वेक्टर हैं जो कि स्पेशली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग डिफाइंड होते हैं। उनके नोटेशन भी स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर नोटेशन है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको डिफाइन करते हैं या इसको डिनोट करते हैं आई कैप से। यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको डिनोट करते हैं हम जे कैप से। और यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसको डिनोट करते हैं के कैप से। ठीक, तो ये मैंने बना ली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये है यहाँ पर -x, -y और -z एक्सिस। इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप होता है, इस डायरेक्शन में जे कैप लिखते हैं, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है -i कैप, ये होता है +k कैप और ये है -j कैप। ये यूनिट वेक्टर्स यूज किए जाते हैं अलोंग दी एक्स एक्सिस। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 3i कैप, तो 3i कैप को देख के ही हम समझ जाएंगे कि इस वेक्टर की डायरेक्शन है एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसका मॉडुलस कितना है 3 के बराबर है। ठीक है, कहीं पर लिखा है 4 -4j कैप, इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, और नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि -j कैप की डायरेक्शन है, और मॉडुलस कितना है इसका 4 के बराबर। अगर मैं इसका मॉडुलस लिखूं तो मॉडुलस आएगा सिंपल 4, इसका अगर हम मॉडुलस लिखें तो ये 3 आएगा। ठीक है, तो ये है यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका और क्या क्या यूज है, अभी मैंने बताया कि एंगल मेड बाय वेक्टर √3i कैप प्लस जे कैप विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर को मैं r से सपोज डिनोट कर लेता हूँ, r = √3i कैप प्लस जे कैप। यानी कि वेक्टर r के ये 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग क्योंकि इसके साथ i कैप है, और इसका दूसरा कंपोनेंट है y एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव y के अलोंग क्योंकि इसमें j कैप है। अब ये वेक्टर एंगल कितना बनाता है, किसके साथ पूछा है, एक्स एक्सिस के साथ। तो हम क्या करेंगे, हमने बना लिया कि भाई ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y, और ये एंगल मुझे चेक करना है। तो ये √3i कैप, तो मैंने ये वेक्टर बनाया, इसकी लेंथ कितनी होगी √3। दूसरा वेक्टर कहाँ पर है, इधर, ये मैंने बनाया j कैप। और जब भी आप इस तरह से वेक्टर बनाओ तो ऐसे बनाना कि एक वेक्टर जहाँ पे टर्मिनेट होता है वहाँ से दूसरा स्टार्ट होगा। तो जैसे ये वेक्टर जो था यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ टर्मिनेट हुआ, जहाँ पर √3i कैप टर्मिनेट होता था वहाँ से मैं j कैप को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, फिर इन दोनों का जो सम है वो रिप्रेजेंट करेगा r को। तो दोनों का सम कैसे निकालना है, दोनों का सम है पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट ज्वाइन कर दो। फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल यानी कि ये वाला, सेकंड वेक्टर का टर्मिनल यानी कि ये, इसको ज्वाइन कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा वेक्टर r। ठीक है, पहला वेक्टर बनाया, ये इसका टर्मिनल पॉइंट आया,
यहाँ से हमने स्टार्ट किया सेकंड वेक्टर को, ये सेकंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट आया, फर्स्ट का इनिशियल सेकंड का टर्मिनल ज्वाइन कर दो तो ये टोटल वेक्टर आ गया r। और इस वेक्टर r ने जो एंगल बनाया है थीटा, इसको मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू इस वाले ट्राइंगल से, तो ये परपेंडिकुलर। अब वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसके मॉडुलस को बताती है, तो ये केवल j कैप है तो इसका मॉडुलस कितना होगा 1 के बराबर, यानी कि इस साइड की जो लेंथ है उसको हम लेंगे 1, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 अपॉन बेस। इसकी लेंथ कितनी है, इस साइड की लेंथ आएगी √3 के बराबर, क्योंकि इसका जो मॉडुलस है √3 आई कैप का वो √3 होगा, तो 1/√3। इसको सॉल्व करके थीटा इक्वल्स टू कितना जाता है 30 डिग्री। सो आंसर इज 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं π/6, तो इसको π/6 भी लिखा जा सकता है 30 डिग्री को, तो इसका आंसर होगा ये। इतना हो गया वेक्टर के बारे में। तो अभी मैंने बस लिमिटेड और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ही दी है आपको, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने की पोजीशन में आए, और क्लास में जब आप इन चीज़ों को सुने तो ऐसा ना लगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। दूसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं, जो कि तभी लगते हैं जबकि दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट हो। बगैर कॉन्टैक्ट के जो फोर्स लग सकता है वो फील्ड फोर्स कहते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर बता दूँ कि आज की क्लास का पर्पज़ है कि आप फटाफट क्लास करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जो तभी लग सकते हैं जब दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आए। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट ए कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज इट कैन एक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी लगता है जब वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, कई सारे होते हैं, उनमें से कुछ मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, टेंशन इन द स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स है। ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक स्प्रिंग किसी भी चीज़ पे फोर्स तभी लगा सकती है जब वो स्प्रिंग उसके कांटेक्ट में आए। एक स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है, डोरी में जो टेंशन होता है, रस्सी में जो टेंशन होता है, वो तभी लग सकता है किसी चीज़ पर जब डोरी उसके कांटेक्ट में आए। इसी तरह से दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन तभी डेवलप हो सकता है जब वो दोनों सरफेस कैसे हो, आपस में कांटेक्ट में हो। अगर मेरी दोनों पाम के बीच में फ्रिक्शन लगेगा तो वो तभी लग सकता है जब ये कांटेक्ट में हो, दूर दूर हो तो नहीं लगेगा। और एक फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा लगेगा जब भी दो चीज़ें कांटेक्ट में होंगी। अगर दो चीज़ें कांटेक्ट में हैं तो फ्रिक्शन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। लेकिन अगर वो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में आने की पहली शर्त यह है कि उसमें नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए। ठीक, अब इनके डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इनके दो के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। मेनली आपको 99% केसेस में इन वाले कॉन्टैक्ट फोर्स का काम ज़्यादा पड़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आए। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन एक चीज ध्यान रखना, हम तब यूज करते हैं बट जब दो रिजिड बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आए। ऐसा नहीं है कि पानी के ऊपर ब्लॉक रख दिया तो पानी और ब्लॉक पे कांटेक्ट फोर्स, या ब्लॉक मूव कर रहा है पानी में तो हम उसको फिर कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ना कह के फिर हम आगे बढ़ेंगे, उनके कुछ और नाम होते हैं। ठीक है, या कोई डोरी से ब्लॉक को लटका दिया तो फिर उस डोरी से ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है कांटेक्ट फोर्स, वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं कहते हैं उसको। नॉर्मल रिएक्शन जनरली हम यूज करते हैं जब दो सॉलिड रिजिड बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आए। ठीक है, ऐसे ही जैसे कोई बॉडी अगर पानी के अंदर मूव कर रही है, कोई स्फीयर अगर पानी के अंदर मूव कर रहा है तो उस स्फीयर पर लगने वाले फोर्स को पानी की वजह से हम फ्रिक्शन फोर्स नहीं कहते हैं, उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं, उसका कुछ अलग नाम है, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स के सरफेस के बीच में लगेगा। कब, जब वो कांटेक्ट में आएंगी, और किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेसेस विच आर इन कांटेक्ट। इसके बाद दूसरा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनके पैरेलल लगता है, जो भी सरफेस कांटेक्ट में होंगे उनके पैरेलल। फ्रिक्शन के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की। तो नॉर्मल रिएक्शन में यहां पर बता दूं, सबसे पहले ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पर, और इस ब्लॉक का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि जिस बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, हमें केवल ये बताना है कि उस बॉडी पर दूसरों ने क्या क्या फोर्स लगाए। इस बॉडी ने दूसरों पे क्या लगाए वो नहीं बनाना है, केवल ये वाली जो बॉडी है इस पर क्या क्या फोर्स लगे बाहर से वो हमको बनाना है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपकी और आपके फ्रेंड की लड़ाई हो गई, तो कॉन्टैक्ट फोर्स
आपके ऊपर कौन कौन से लगे, या तो कई तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स लगे होंगे, लेकिन जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका मतलब ये आपको केवल ये बताना है कि आपकी पिटाई कौन कौन से फोर्सेस से हुई, या फ्रेंड ने जब आपको मारा तो कितने चांटे मारे, कितने आपको जो है पंच मारे, आपने उसको कितना मारा ये नहीं बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम में। फ्री बॉडी डायग्राम में केवल ये बनाना है कि उसने कितना मारा, ठीक है, आपने कितना मारा ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को दो चीज़ें इस ब्लॉक पर पिटाई कर रही हैं। कौन कौन? एक तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है इस पर, तो अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो बगैर कॉन्टैक्ट के भी लग जाता है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है नहीं, क्योंकि ब्लॉक अगर ऊपर होता तब भी लग रहा होता, ये इसके कॉन्टैक्ट में नहीं होता तब भी लगता। लेकिन ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ कॉन्टैक्ट है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा होगा? जो सरफेस कॉन्टैक्ट में उनके परपेंडिकुलर, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन हम बना देंगे, ये है n, राइट। तो एक इस पर mg लगा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, और किस डायरेक्शन में लगा? जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उनके परपेंडिकुलर। नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। ये वाले इस वाले केस की जरूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है आगे। तो ये जो ब्लॉक है मास m का, ये हम मान लेते हैं एंगल थीटा है, और मुझे बताना है कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमको बनाना है तो एक तो अर्थ ने इस पर फोर्स लगा दिया, उसको हम लिख देते हैं mg, और दूसरा फोर्स लग रहा है इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? जो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है उनके परपेंडिकुलर। तो मैंने मान ली, तो ये लगेगा इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हमेशा वर्टिकली अप ही होगा, ऐसा नहीं होता है। जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उनके परपेंडिकुलर। तो ब्लॉक का जो ये वाला सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लगेगा ये। अच्छा, दोनों के ही परपेंडिकुलर होना चाहिए जो कॉन्टैक्ट में, ऐसा नहीं कि एक के परपेंडिकुलर हो। जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में दोनों के ही परपेंडिकुलर। हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक की वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पर 0 है, ये ब्लॉक रेस्ट में है। अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो इस पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स और लगेगा, फ्रिक्शन। यहाँ फ्रिक्शन इसलिए होना चाहिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्लिप होकर नीचे चला जाता। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन ने इसको रोका हुआ है। तो फ्रिक्शन लगेगा किस डायरेक्शन में? जो सरफेस कांटेक्ट में उनके पैरेलल। तो ये लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। जो सरफेस कांटेक्ट में है उनके पैरेलल फ्रिक्शन, और उनके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है। अगर ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में नहीं होता तो mg तो तब भी लगता, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। अब मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और समझा देता हूं, इसमें आपका एक काम और हो जाएगा कि ये वाली लाइन मैंने यहां पर खींची, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। mg का कंपोनेंट यहां पर कितना आएगा? तो mg ने इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाया है, mg ने थीटा एंगल इस लाइन के साथ बनाया है, तो इसका कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा mg sin थीटा। अब ये mg sin थीटा fs के बराबर है या नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर है या नहीं, ये आज की क्लास का पर्पस नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ केवल कॉन्टैक्ट फोर्स, वेक्टर्स का रेजोल्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। कॉन्टैक्ट फोर्स नेक्स्ट देख लेते हैं हम। मान लीजिए कि ये सिचुएशन है, इसमें एक स्फीयर है जो कि दो इंक्लाइन प्लेन्स के ऊपर रखा हुआ है। अब मुझे इस पर बनाना है कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो दिखा देते हैं हम यहाँ पर। ये इसका सेंटर है, यहाँ पर मानेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। हमेशा हम मानते हैं कि वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है इसके बारे में बात नहीं होगी अभी। तो mg यहाँ लग गया। स्फीयर का कॉन्टैक्ट यहाँ पर है इंक्लाइन प्लेन के साथ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट है और यहाँ भी कॉन्टैक्ट है। जितनी जगह कॉन्टैक्ट होगा उतने नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस की वजह से जो लगेगा वो इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये नॉर्मल रिएक्शन स्फीयर पर लगेगा यहाँ। इसको सेंटर से पास होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्फीयर के परपेंडिकुलर है तो स्फीयर के परपेंडिकुलर है तो इसे रेडियल होना चाहिए। तो अगर रेडियस सेंटर से ही पास होती है तो इसको सेंटर से पास होना पड़ेगा। जो ये वाला सरफेस है यहाँ से भी स्फीयर का कांटेक्ट है, तो यहाँ से जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा वो कांटेक्ट फोर्स होगा ये वाला। इसको मैंने लिख लिया N2।
हालांकि सिमेट्री से ही ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स की जो वैल्यू है वो बराबर आएगी, लेकिन वो हमारा आज का पर्पज़ है नहीं क्लास का, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग ही रिप्रेजेंट करूंगा, N1 और N2। सिमेट्री की सिचुएशन है ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए N1 N2 के मॉडुलस बराबर आएंगे। ठीक है, तो इस पर 3 फोर्स हमने बनाए, एक ये कॉन्टैक्ट फोर्स बना लिया, एक ये कॉन्टैक्ट फोर्स बना लिया। आगे एक ये सिचुएशन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक वेज है, ये मूव कर सकती है। ठीक है, ये वेज मूव कर सकती है। अच्छा, एक चीज मैं शायद बताना भूल गया, इस वाले क्वेश्चन में हमने ये मान लिया है कि यहां पर फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, नो फ्रिक्शन। अब ये वाली सिचुएशन है, इसमें एक रॉड जैसी दिख रही है, ये रॉड मूव कर सकती है केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, और वेज मूव कर सकती है केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, और इस पर मुझे बनाना है इसका वेज का फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पर मैं बनाऊंगा कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इसके फोर्स मैं यहीं बता दूंगा टाइम को सेव करने के लिए, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखो, एक तो वेज पर लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, चलो अलग बना लेते हैं। इसका मास कितना लिया है हमने, m1, तो इसके सेंटर पे एक तो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स m1g। दूसरा जो ग्राउंड है, यहां से एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, ये वाला, इसको लिखा मैंने ng, ये ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, ng m1g। अच्छा, अब इन दोनों की वजह, इन दोनों का भी आपस में कांटेक्ट है, तो एक कांटेक्ट फोर्स यहां पर भी लगेगा। और इसका पर्पस, इस एग्जांपल को लेने का पर्पस यही है कि मैं आपको बताऊं कि यहां पर कांटेक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो यहां पर जो कांटेक्ट फोर्स होगा, जो सरफेस कांटेक्ट में है उनके परपेंडिकुलर, तो ये मैं मान लो कि ये टेंजेंट है दोनों सरफेस पर। अगर ये दोनों सरफेस पर टेंजेंट है तो नॉर्मल ये होगा या परपेंडिकुलर ये होगा। तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, इसको नाम दे दिया मैंने N1। ठीक है, तो एक M1g फोर्स हो गया, एक Ng हो गया, एक N1 हो गया। अब इसको चलो तुमको रिजॉल्व करना भी सिखा देते हैं इसमें। तो ये एंगल कितना था, थीटा था, और M1g फोर्स जो है, इसको मैं थोड़ा यहां से भी हटा रहा हूं, है ना, M1g को, M1g में इधर बना देता हूं, M1g हालांकि लगेगा सेंटर ऑफ मास पर, मैं केवल इसलिए हटा रहा हूं कि तुमको M1 के कंपोनेंट करना सिखाऊं। तो देखो, ये जो है मैंने एक लाइन खींची, ये एंगल थीटा है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आएगा। तो N1 ये थीटा है, अच्छा चलो ये ज़्यादा आसान है, यहाँ पर ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और ये एंगल कितना हुआ, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस N1 ने 90 माइनस थीटा को चलो हम हटा देते हैं, ठीक है, इसी से काम कर लेंगे। तो इस N1 ने ये जो थीटा एंगल है, ये किसके साथ बनाया है, इस वाली लाइन के साथ बनाया है। तो इसके अलोंग इसका कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा से, यानी N1 कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट किससे मिलेगा, साइन थीटा से, N1 साइन थीटा। ठीक, अच्छा, अब इसका जो रॉड जैसी दिख रही है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसी में दिखाता हूं तुमको, क्यों अलग से मेहनत की जाए, टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा। इस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है M2g, और ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है क्योंकि ये तो कांटेक्ट में नहीं होते तब भी लगता। दूसरा यहां से लगेगा कांटेक्ट फोर्स इधर, और ये कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, N1 के ही बराबर होगा। हालांकि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से कि जितना फोर्स इस रॉड ने इस पर लगाया उतना ही ये इस पर लगाएगी। दोनों फोर्स का मॉडुलस सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, और अलग अलग बॉडी पर लगेंगे, ये आगे की चीज़ है। तो ये आ गया N1, ठीक है, एक ये फोर्स है। अब अगर तुमको इसको भी रिजॉल्व करना है तो जल्दी से रिजॉल्व कर देते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ। तो ये हो गया इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स M2g, और इस पर ये लग रहा था नॉर्मल N1 के बराबर, और ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा क्यों होगा, इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के खुद मेहनत करना। तो ये आएगा N1 cos थीटा, क्योंकि ये N1 वेक्टर ने एंगल थीटा इस वाली लाइन के साथ बनाया है, वर्टिकल के साथ, तो इसके साथ कंपोनेंट cos थीटा से मिलेगा और इसके परपेंडिकुलर मिलेगा sin थीटा से, तो ये N1 sin थीटा होगा।
अब ये रॉड केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं कर रही है, तो फिर ये जो n1 साइन थीटा है ये भी किसी ना किसी से बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो सपोर्ट है यहाँ से एक फोर्स लग रहा होगा, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये n डैश के बराबर है। ठीक, तो ये n डैश हो गया n1 साइन थीटा। हालांकि मैं तुमको अभी लॉज ऑफ मोशन से इक्वेशन लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं जस्ट तुमको वेक्टर बता रहा हूँ, उनको रिजॉल्व कैसे करना है ये बता रहा हूँ, और कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन। तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा इधर, ये एंगल अगर थीटा था तो थीटा एंगल इसने वर्टिकल लाइन के साथ बनाया है, तो वर्टिकल के अलाउंग कंपोनेंट कॉस थीटा से मिलेगा, उसकी परपेंडिकुलर साइन थीटा से मिलेगा। ये एक्चुअल में तुम्हारे को आगे जब पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आएगा जिसमें इन दोनों के एक्सेलरेशन निकालने होंगे, वहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी इन फोर्सेस को बनाने की, इसके कंपोनेंट करने की। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो फोर्स है जिसकी आपको बार बार जरूरत पड़ने वाली है वो फोर्स है टेंशन फोर्स। हम किस टेंशन फोर्स की बात कर रहे हैं, जो कि स्ट्रिंग में होता है, एक डोरी से ब्लॉक को लटका दिया। हमारे सिलेबस में जब तक कहा नहीं जाए हम मान के चलेंगे कि सारी स्ट्रिंग्स, सारी डोरियां कैसी हैं, सारी रस्सियां कैसी हैं, मासलेस है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तभी मास लेंगे। तो टेंशन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टेंशन की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको ये स्टेटमेंट याद रखना कि टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। टेंशन इन ए मासलेस स्ट्रिंग इज ए पुलिंग फोर्स, यानी किसी स्ट्रिंग से, किसी डोरी से आप किसी बॉडी को पुल कर सकते हो, उसको धक्का नहीं दे सकते। तो जिस डायरेक्शन में हम पुल कर सकते हैं वो टेंशन की डायरेक्शन होगी। एग्जांपल से बताता हूँ तभी समझ में आएगा। मान लो कि ये एक ब्लॉक लटका हुआ है, इस ब्लॉक का मास हम मान लेते हैं कि m के बराबर है, और ये मासलेस स्ट्रिंग है, इसमें है टेंशन। इसमें टेंशन की डायरेक्शन क्या है? तो ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट है अभी। टेंशन इस स्ट्रिंग की वजह से लगेगा दो एंड्स पर। स्ट्रिंग के दो एंड्स होते हैं तो दोनों एंड टेंशन फोर्स लगाएंगे। जो नीचे वाला एंड है वो ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, वो ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा। ऊपर वाला एंड इस रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है, ये रिजिड सपोर्ट पर फोर्स लगाएगा। ब्लॉक पर अगर मुझे टेंशन की डायरेक्शन निकालनी है स्ट्रिंग की वजह से, तो स्ट्रिंग को पकड़ो, पकड़ के ब्लॉक को कहाँ पुल कर सकते हो? ऊपर। तो हम ऊपर पुल कर सकते हैं, इसलिए ब्लॉक पर टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड होगा ये टेंशन। तो अगर मुझे इस पर ब्लॉक पर टेंशन दिखाना हो, टेंशन ऑन दी ब्लॉक, तो इस पर टेंशन कहाँ बनेगा? ऊपर। और अगर रिजिड सपोर्ट पर टेंशन दिखाना हो तो इस रिजिड सपोर्ट को आप इस स्ट्रिंग से पकड़ के नीचे खींच सकते हो, तो इसलिए टेंशन इस पर नीचे आएगा। ध्यान दो, तुमसे कोई कहे कि इस स्ट्रिंग से पकड़ के इसको धक्का दो, पुश करो, तो आपने स्ट्रिंग को पकड़ा और इसको पुश किया तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगा, स्लैक हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो स्ट्रिंग से आप केवल एक डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो, वो है पुल करने वाली डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में पुल कर सकते हो बॉडी को, उस बॉडी पर टेंशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को पुल कर सकते हो। तो इस वाले ब्लॉक को मैं पुल कर सकता हूँ ऊपर, तो इस पर टेंशन ऊपर है। सपोर्ट को मैं पुल कर सकता हूँ नीचे, तो इस पर टेंशन नीचे है। ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इस वाले केस में जो फोर्स लगा हुआ है ब्लॉक पर F, इसको मान लेते हैं ये है M1, ये है M2, और स्ट्रिंग में है टेंशन। अगर मुझे इस पर टेंशन दिखाना है M1 पर, तो स्ट्रिंग को पकड़ो और पकड़ के इसको पुल करो, तो कहाँ पुल कर सकते हो? लेफ्ट साइड में। हम इसे केवल लेफ्ट साइड में पुल कर सकते हैं, इसलिए टेंशन की डायरेक्शन होगी लेफ्ट। इस वाले ब्लॉक पर टेंशन निकालना है, रोप को पकड़ो या स्ट्रिंग को पकड़ो, इसको पुल करो, तो आप यहीं पुल कर सकते हो। यहाँ तो इसको धक्का दे नहीं सकते, स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, इसलिए इस पर टेंशन आ जाएगा राइट साइड में। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी सिमिलर केस है। ये फोर्स F लगा हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं टेंशन T1 है, ये टेंशन T2 है। टेंशन T2 की डायरेक्शन इस पर किधर होगी? रोप को पकड़ा, स्ट्रिंग को पकड़ा, मैं कहाँ पुल कर सकता हूँ? राइट। इस ब्लॉक को खींच सकता हूँ, M3 को खींच सकता हूँ मैं राइट साइड में। इसलिए M3 पर अगर मुझे टेंशन बनाना होगा तो M3 पर टेंशन फोर्स है राइट साइड में, T2 जिसको हमने नाम दिया है। जो M2 है, M2 ब्लॉक, इस वाली रोप को पकड़ा, इस वाली स्ट्रिंग को पकड़ा मैंने यहाँ से, तो इसको मैं कहाँ पुल कर सकता हूँ? इधर। तो इसलिए इस पर टेंशन आएगा T2 लेफ्ट साइड में। इसको पकड़ो, कहाँ पुल कर सकते हो? M2 को कहाँ पुल कर सकते हो? राइट साइड में। तो इसमें टेंशन आ जाएगा T1 इससे, और M1 ब्लॉक को पुल कर सकते हैं सेम स्ट्रिंग से लेफ्ट साइड में, तो इस पर टेंशन आएगा T1 लेफ्ट साइड। ठीक, तो इस तरह से आपको टेंशन की डायरेक्शन निकालनी है। और ले लेते हैं, इन वाले क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, तो याद रखो कि अगर स्ट्रिंग मासलेस है
स्ट्रिंग में अगर मास नहीं है तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम लेना है। स्ट्रिंग में अगर मास नहीं है तो उसके हर पॉइंट पर एक ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। दो अलग अलग स्ट्रिंग हैं तो फिर उनमें डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक है मान लो m1 मास का, ये है m2 मास का। अगर मुझे इस ब्लॉक पर इस स्ट्रिंग की वजह से टेंशन की डायरेक्शन दिखाना है तो मैंने मान लिया कि इसमें टेंशन है T। पूरी स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, पूरी स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, मासलेस है, इसलिए इसमें टेंशन सेम होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो m1 पर मैं टेंशन की डायरेक्शन किधर बनाऊंगा? m1 पर टेंशन की डायरेक्शन होगी T ऊपर। क्यों? क्योंकि इसको पकड़ के मैं केवल ऊपर ही पुल कर सकता हूँ, ऊपर पुल कर सकता हूँ। स्ट्रिंग को पकड़ के स्ट्रिंग से ब्लॉक को धक्का तो नहीं दिया जा सकता ना, मुड़ जाएगी। तो ये टेंशन T ऊपर होगा। m2 की बात करें, m2 पर टेंशन कहाँ लग रहा होगा? इस पर भी ऊपर लग रहा होगा। इसको पकड़ा हमने और इस ब्लॉक को अगर हमने पुल करना है तो ऊपर ही पुल कर सकते हैं भाई, नीचे तो पुल नहीं कर सकते। इसके बाद अगर इस पुली पर टेंशन निकालना हो, पुली पर, तो जो ये वाला हिस्सा है स्ट्रिंग का, इसको पकड़ो और इस पुली को खींचो। कहाँ खींच सकते हो? नीचे, इसलिए इस पर टेंशन बनेगा नीचे। इस वाली स्ट्रिंग से इसको कहाँ पुल कर सकते हैं? नीचे, तो इस पर टेंशन बनेगा नीचे। तो ये टेंशन की डायरेक्शन हो गई स्ट्रिंग की वजह से पुली पर और ब्लॉक पर। नेक्स्ट एग्जांपल, स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस है। सारी स्ट्रिंग मासलेस है, पुली भी मासलेस है। जब तक मैंने बताया अलग से कहा नहीं जाए, हमको मासलेस ही लेना है। ये वाला ब्लॉक है मास m1, इस ब्लॉक का मास है m2 एंड दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m3। ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, लेकिन ये दूसरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई है, इसलिए इन दोनों स्ट्रिंग में हम नहीं कहेंगे कि टेंशन सेम है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर टेंशन कितना है? T, इसमें टेंशन T है। इसमें सिंबल कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, इसमें T1, इसमें T1। मुझे ब्लॉक m1 पर टेंशन की डायरेक्शन दिखानी है, तो m1 पर टेंशन क्या होगा? ये मैंने बनाया m1 और इसको पकड़ के कहाँ पुल कर सकते हैं? ऊपर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन T। m2 ब्लॉक पर टेंशन की डायरेक्शन ऊपर ही आएगी और m1, हाँ m3 ये है। m3 ब्लॉक की बात कर लेते हैं, तो ये m3 है, इस पर भी टेंशन कहाँ होगा? ऊपर ही होगा, और लेकिन इसमें टेंशन T1 है। इस स्ट्रिंग को पकड़ा, इसको पुल किया, तो कहाँ पुल कर सकते हैं? ऊपर। तो टेंशन T1 लगेगा इस पर ऊपर। अब बना लेते हैं हम ये पुली, मान लेते हैं P2 है, ये पुली है P1। P2 पुली पर टेंशन दिखाना है मुझे, पुली P2। अब पुली P2 को पुल करके देखो कौन सी स्ट्रिंग से कहाँ पुल कर सकते हो? तो ये वाली स्ट्रिंग है, इससे पकड़ के हम पुल कर सकते हैं नीचे P2 को, यहाँ से नीचे। तो इस पर टेंशन T होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ से पुल करके स्ट्रिंग से यहाँ से पुल कर सकते हैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो टेंशन P2 पर कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस स्ट्रिंग से पकड़ के इसको पुल किया जा सकता है ऊपर, तो टेंशन T1 लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली इसी में बना देता हूँ मैं, इस वाली पुली को इस स्ट्रिंग से पकड़ के नीचे पुल कर सकते हैं, तो इस पर टेंशन की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे। और इस स्ट्रिंग से पकड़ के इसको पुल किया जा सकता है नीचे, तो इस पर टेंशन की डायरेक्शन हो जाएगी T1 नीचे। ब्लॉक पर T1 की डायरेक्शन है ऊपर, कंफ्यूज मत हो जाना। P2 पर इस T1 की डायरेक्शन है ऊपर, राइट। तो ये हो गई टेंशन की डायरेक्शन। तो अब जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, इसमें ये मास है m और कितनी स्ट्रिंग नजर आ रही है? यहाँ पर 3 स्ट्रिंग है, एक ये वाली, एक ये है, एक ये है। तो 3 अलग अलग स्ट्रिंग अगर हैं तो 3 अलग अलग टेंशन हमको लेने पड़ेंगे। एक ही स्ट्रिंग होती तो एक ही टेंशन लेते। तो इसमें मान लेते हैं टेंशन कितना लग रहा है? T1, इसमें T2 और यहाँ पर टेंशन T3। इस वाले मास पर टेंशन T3 की डायरेक्शन हम कहाँ दिखाएंगे? M3 पर टेंशन T3 की डायरेक्शन है अपवर्ड, क्योंकि इसको पकड़ के मैं ऊपर पुल कर सकता हूँ बस। अब मैं इस पर टेंशन की डायरेक्शन दिखाऊं इस वाले पर, तो ये टेंशन T2 इस पर लगेगा यहाँ, क्योंकि इसको अगर मुझे पकड़ना है तो इधर। अच्छा, चौथा टेंशन भी है भाई, एक और स्ट्रिंग है, ये इसमें टेंशन T4। तो टेंशन T4 की डायरेक्शन इस पर कहाँ होगी? इसको पकड़ के हम यहाँ खींच सकते हैं, तो ये हो जाएगा T4। जो ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर भी टेंशन अगर हम चाहें तो दिखा सकते हैं। इस पॉइंट को मैं पुल कर सकता हूँ इधर, तो इसलिए टेंशन T2 इस पॉइंट पर लगेगा यहाँ। इस पॉइंट को, इसको पकड़ के मैं यहाँ पुल कर सकता हूँ, तो टेंशन T1 लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो सपोर्ट है, अगर तुमको ये भी दिखाना हो कि सपोर्ट पर टेंशन T1 किस डायरेक्शन में है, तो स्ट्रिंग को पकड़ के सपोर्ट को खींचो। कहाँ खींच सकते हो सपोर्ट को? इधर।
तो टेंशन T1 यहाँ पर है। इस क्वेश्चन में मैं टेंशन की वैल्यूज नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हें केवल टेंशन की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ और वेक्टर को रिजॉल्व करना सिखाऊंगा। तो टेंशन T2 इस डायरेक्शन में है और इसने 45 डिग्री एंगल किसके साथ बनाया है, इस वाली लाइन के साथ। तो इसका अगर मुझे कंपोनेंट करना हुआ तो ये होगा T2 cos 45, क्योंकि जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट cos से मिलता है और उसके परपेंडिकुलर साइन से। तो ये होगा T2 sin 45। T1 इसी तरह से रिजॉल्व करेंगे तो T1 cos 45 एंड दिस इज T1 sin 45, राइट। इस पर टेंशन दिखाना है तो इस पर टेंशन T3 ब्लॉक पे होगा ऊपर, हालांकि इस पर एक mg भी लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस वाले ब्लॉक पर दिखाऊं तो इस वाले ब्लॉक पर टेंशन T2 यहाँ लग रहा है और T4 यहाँ लग रहा है। मान लो हमें T4 के कंपोनेंट करने हैं, रिजॉल्व करना है इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो T4 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा T4 cos थीटा, ये हो जाएगा T4 sin थीटा, ठीक। अगर जरूरत पड़े तो हम T2 को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये 45 बनेगा, तो T2 का कंपोनेंट आएगा यहाँ T2 cos 45, यहाँ पर हो जाएगा T2 sin 45, ठीक। ये हो गया। तो इस तरह से हम वेक्टर को रिजॉल्व कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में एक स्ट्रिंग ये है, इसमें टेंशन मान लिया T1 है, एक स्ट्रिंग ये है, इसमें मान लेते हैं टेंशन T2 है, यहाँ पर T3 है। ब्लॉक पर अगर T3 की डायरेक्शन मुझे दिखानी है तो T3 किस डायरेक्शन में होगा, स्ट्रिंग को पकड़ो, ब्लॉक को पुल करो, कहाँ पुल कर सकते हो, ऊपर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन T3 एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। अगर मुझे इस वाले पॉइंट पर T1 की डायरेक्शन दिखानी तो स्ट्रिंग को पकड़ो, यहाँ खींच सकते हो इसको तुम। तो ये T1 की डायरेक्शन, T2 कहाँ होगा, सिमिलरली इधर आएगा, ठीक है। रिजिड सपोर्ट पे अगर T1 की डायरेक्शन दिखानी तो इसको पकड़ो और इसको कहाँ खींच सकते हो, इस वाले पॉइंट को या सपोर्ट को आप स्ट्रिंग से पकड़ के ऐसे खींच सकते हो। आप पुश नहीं कर सकते, पुल कर सकते हो बस। तो यहाँ पर हम पुल कर सकते हैं, इसलिए ये डायरेक्शन हो जाएगी T1। अगर चाहो तो मैं तुम्हें रिजॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसका कंपोनेंट अगर मुझे यहाँ चाहिए तो थीटा एंगल इस लाइन के साथ बना है, तो यहाँ कंपोनेंट आएगा cos से, तो T1 cos थीटा, यहाँ पर आ जाएगा T1 sin थीटा, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले एग्जांपल में देख लेते हैं। यहां पर हमको जो स्ट्रिंग्स नजर आ रही हैं, 1 2 3 4, तो यहां पर टेंशन लिख लेते हैं T1, ये T2, इसमें मान लेते हैं T3, इसमें मान लेते हैं T4, ठीक है। इसमें हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ये होगा T2 ब्लॉक पर, ये है T1 ब्लॉक पर। अब थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, ये T4, इस वाले पॉइंट पे T4 नीचे लगा हुआ है, ब्लॉक पे T4 लगेगा ऊपर। इस वाले पॉइंट पर T3 की डायरेक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है। T3 का अगर कंपोनेंट करना हो तो T3 ने 30 डिग्री इस लाइन के साथ बनाया है, इसलिए यहाँ पर आएगा T3 cos 30, जिसके साथ एंगल उसके साथ कंपोनेंट cos से आता है, उसके परपेंडिकुलर साइन से आता है, तो T3 sin 30 डिग्री। इस तरह से हम फोर्सेस के कंपोनेंट करेंगे और टेंशन को भी रिजॉल्व करेंगे और टेंशन की डायरेक्शन निकालेंगे। तो आज की क्लास बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक चीज़ों के लिए थी, उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई लेट शुरू की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और जब उन्होंने एडमिशन लिया तो कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके थे, तो उनको डिफ़िकल्टी कहाँ पर आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। बहुत डेप्थ में डिस्कस नहीं की, लेकिन इनको सीखने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।